हेलो स्टूडेंट्स, धुरीना में आप सबका स्वागत है। लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे अपवर्तन के नियम। लास्ट टाइम अपन ने अपवर्तन के नियम पढ़े थे, स्नेल का नियम पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल या एक ही प्लेन के अंदर स्थित होते हैं। दोबारा हमने ये बात की थी कि जो अवतल दर्पण, जो दूसरा नियम है ना अपवर्तन का, वो क्या था कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल कॉन्स्टेंट। ठीक है, हमने जाना था कि आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, फिक्स होता है, नियत होता है, निश्चित होता है। इतनी बात हमने कर ली थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन अपवर्तन पर आधारित घटनाओं की। किसकी बात करते हैं? अपवर्तन पर आधारित घटनाओं की। किसकी बात करेंगे? अपवर्तन पर आधारित घटनाओं की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। ठीक है, अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। ठीक है, तो अपवर्तन पर आधारित घटनाओं में हम सबसे पहले पढ़ते हैं किसे? देखो ध्यान से समझना। पानी में डूबे हुए सिक्के का, पानी में डूबे हुए सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना। पानी में डूबे हुए सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना। पानी में डूबे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ठीक है, देखिए कैसे दिखाई देता है कि अगर आपके पास कोई पानी का गिलास है या पानी की कोई बाल्टी है, उसके अंदर आपने कोई सिक्का डाल दिया, वो सिक्का आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। वो सिक्का आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार अपन ये बोल सकते हैं कि जैसे कोई तालाब है, उस तालाब का तल है वो भी उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपके पास पानी की टंकी है, उसका तल भी आपको उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों देता है, किस प्रकार से देता है, उसकी बात अपन करते हैं। देखिए मैं मानकर चल रहा हूँ, देखिए इस प्रकार से ये कोई गिलास है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे 5 रुपये का कोई सिक्का रखा हुआ है। समझ गए ना? यहाँ पे क्या रखा हुआ है? कोई 5 रुपये का सिक्का रखा हुआ है, यहाँ पे मान लें। ठीक है, अब देखो ये भरा हुआ है पूरा का पूरा पानी से। ये किससे भरा हुआ है? पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अब देखो इस सिक्के से चलकर जाने वाली प्रकाश किरण, देखो इस सिक्के से चलकर जाने वाली प्रकाश किरण कौन से माध्यम में जा रही है? पानी से हवा में जा रही है ना। इस सिक्के से चलकर जाने वाली प्रकाश किरण पानी से हवा में जा रही है। तो पानी में से हवा में जा रही है तो यह अभिलंब से इस प्रकार से दूर हटती हुई आएगी। ठीक है, देखो ये अभिलंब से दूर हटती हुई आएगी। ये 5 रुपये का सिक्का है। अब इससे जाने वाली प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरण माध्यम में जा रही है, तो वह अभिलंब से दूर हटती हुई आपकी आंखों तक पहुंचेगी, जिससे इसकी इमेजिनरी पोजीशन है ना वो थोड़ी सी ऊपर बन जाएगी और ये सिक्का आपको यहाँ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि कभी भी प्रकाश आपको टेढ़ी रेखा में आता हुआ दिखाई नहीं दे सकता, ये हमेशा सीधी रेखा में आता हुआ दिखाई देगा। तो कभी भी ये सिक्का आपको इस प्रकार से नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में गति करता है ना, तो ये आपको यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, इस कारण ये सिक्का आपको उठा हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार ये जो गिलास है, इसका पेंदा है ना, वो भी आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? अपवर्तन। क्यों? क्योंकि पानी के पेंदे से, इस गिलास के पेंदे से आने वाली प्रकाश किरण है वो थोड़ी सी अप होकर आपकी आंखों तक पहुँचेगी, जिससे क्या होगा? थोड़ी सी उठकर थोड़ी सी अभिलंब से दूर हटती हुई आपकी आंखों तक पहुंचेगी, जिससे अपवर्तन के कारण आपको पानी में डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देगा। अगर आपसे बाय द वे पूछ भी लिया जाए, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर यहाँ से, अगर पूछ लिया जाए कि क्या कारण है कि पानी में डूबा हुआ सिक्का या तालाब का तल या पानी की टंकी का तल या गिलास, पानी से भरे हुए गिलास का पेंदा है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या लिखोगे? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। देखो क्या लिखोगे? कारण लिखना है आपको, सिक्के से चलकर जाने वाली प्रकाश किरण, सिक्के से चलकर जाने वाली प्रकाश किरण पानी से हवा में प्रवेश करती है, अर्थात वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है। ठीक है, या सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करती है, तो वह अभिलंब, चित्रानुसार अभिलंब से दूर हटती हुई हमारी आंखों तक पहुंचेगी। ठीक है, हमारी आंखों तक पहुंचेगी, जिससे सिक्के की अपवर्तन के कारण आभासी स्थिति है वो थोड़ी सी ऊपर बन जाएगी और हमें सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। समझ में आया ना? कोई दिक्कत है? नॉर्मल सी बात है।
ठीक है, अब आगे दूसरी इस पर आधारित घटना है। हाँ, इस पर आधारित एक दूसरी घटना है जिसका नाम है पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। देखो, पानी में डूबी पेंसिल, पानी में डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना कि पानी में जो डूबी हुई पेंसिल है ना वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? नॉर्मल सी बात है, सीधा 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो आपको छोटा सा उत्तर लिखना है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और थोड़ी सी एक्सप्लेन भी करनी पड़ेगी। कैसे करोगे वो देखो। ये कोई गिलास है या कोई पात्र है जिसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। समझ गए ना? ये कोई गिलास है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अब देखिए, अब इसके अंदर इस प्रकार से मैं मान लेता हूँ ये पेंसिल है। ठीक है, ये पेंसिल है। हाँ, अब देखो, एक तो पेंसिल से चलकर जाने वाली प्रकाश किरण ये है जो अविलंब से दूर हटती हुई आपकी आंखों तक पहुंचेगी। अब यहाँ से जो प्रकाश किरण जाएगी वो बिल्कुल सीधी जाएगी और यहाँ से जो प्रकाश किरण जाएगी वो बिल्कुल सीधी जाएगी। अब देखो, अब ये एक प्रकाश किरण है ना, अब ये देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि ये प्रकाश किरण है वो इस प्रकार से यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग है ना आपको मुड़ा हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? क्योंकि कभी भी प्रकाश किरण है वो टेढ़ी आती हुई नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण यहाँ से आती हुई नहीं दिखाई देकर ऊपर से आती हुई दिखाई देगी एक सीधी रेखा में, जिससे पेंसिल की आभासी स्थिति थोड़ी सी सिक्के वाली तरह ही है, थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देगी, जिससे हमें पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देगी। क्लियर है? हाँ, लिखोगे क्या? लिखना क्या है? देखो, लिखना कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है। देखो कैसे लिखोगे कि पानी में डूबी हुई पेंसिल, पेंसिल के पानी में डूबे हुए भाग से क्या लिखना शुरू करोगे? पेंसिल के पानी में डूबे हुए भाग से चलकर जाने वाली प्रकाश किरण पानी यानी सघन माध्यम से हवा यानी विरल माध्यम में प्रवेश करने के कारण अविलंब से दूर हटती हुई दिखाई देती है। इसलिए डूबे हुए भाग की आभासी स्थिति चित्रानुसार थोड़ी ऊपर बनती है, जिससे अपवर्तन के कारण पेंसिल है वो मुड़ी हुई दिखाई देगी। अपवर्तन के कारण पेंसिल है वो मुड़ी हुई दिखाई देगी। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं तीसरा, तारों का टिमटिमाना। तीसरा क्या है? तारों का टिमटिमाना। आपकी बुक में तो इसका थोड़ा सा लिखा हुआ है, बाकी डिटेल से नहीं दिया हुआ है। 10th क्लास में थोड़ा सा दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। फिर भी मैं इसकी पूरी प्रोसेस आपको बता देता हूँ। ठीक है, तारों का टिमटिमाना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा टॉपिक है, जानदार टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा समझना तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्या कारण है कि तारे टिमटिमाते हैं, चंदा टिमटिमाता नहीं है। ठीक है, देखो ये हमारी पृथ्वी है। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान से समझना। ओके, देखो ये हमारी पृथ्वी है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर है तारा। क्या है यहाँ पे? तारे। मान लेता हूं मैं ये कोई तारा है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे कोई तारा है। अब देखो, अब इस तारे से चलकर जाने वाली कोई प्रकाश किरण, देखो पृथ्वी के चारों ओर ये क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर ये क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर ये क्या है? वायुमंडल है। ठीक है, अब देखो, अब पृथ्वी के नज़दीक तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल है वो
कम होता जाता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अब कम होता जाएगा। क्यों गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाएगा? तो कहने का मतलब पृथ्वी के नज़दीक गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है, तो पृथ्वी के नज़दीक हवा क्या होती है, ज़्यादा होती है। पृथ्वी के नज़दीक हवा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे अपन पृथ्वी तल से दूर बढ़ेंगे वैसे वैसे हवा क्या होती जाएगी, विरल होती जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी के नज़दीक तो माध्यम होता है सघन, पृथ्वी के नज़दीक तो माध्यम क्या होता है, सघन, और पृथ्वी के दूर माध्यम क्या होता है, विरल होता है। पृथ्वी के दूर माध्यम क्या होता जाएगा, विरल होता जाएगा। अब तारे से चलकर आने वाली प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी ना, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ आप में से कोई खड़ा है प्रेक्षक, ठीक है, ये आप में से कोई खड़ा है। अब देखो, अब इस प्रकार तारे से चलकर आने वाली प्रकाश किरण लगातार विरल माध्यम से यानी कम हवा से अधिक हवा की ओर जाएगी ना, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है, तो यह लगातार अविलंब से झुकती हुई, लगातार अविलंब की ओर झुकती हुई आपकी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, इस कारण इस तारे की जो आभासी स्थिति है ना, वो वास्तविक स्थिति के ऊपर बनती है। तारे की जो आभासी स्थिति है वो हमेशा वास्तविक स्थिति के ऊपर बनती है। तारे की आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति के सदैव ऊपर बनती है। जहाँ तारा होता है ना, वहाँ दिखता है ना, वहाँ नहीं होता, बल्कि उससे थोड़ा क्या होता है, नीचे होता है। जहाँ तारा होता है वहाँ नहीं होता, जहाँ तारा दिखता है ना वहाँ नहीं होता, और जहाँ होता है वहाँ दिखता नहीं है। यानी तारा हमेशा जहाँ दिखाई देता है उससे थोड़ा क्या होता है, नीचे होता है। यानी तारे की इमेजिनरी पोजीशन है वो हमेशा तारे की रियल पोजीशन के ऊपर बनती है। क्लियर है? अब देखो, अब वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं, वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं, ठीक है, उनका घनत्व क्या है, अलग अलग है। किसी का घनत्व ज़्यादा है तो किसी का घनत्व क्या है, कम है। किसी का घनत्व ज़्यादा है तो किसी का घनत्व क्या है, कम है। तो इस कारण प्रकाश किरण है ना, वो लगातार अपवर्तित होती है, यानी कभी अविलंब की ओर, कभी अविलंब से दूर हटती है, कभी अविलंब के नज़दीक आती है, कभी दूर हटती है, कभी नज़दीक आती है, लेकिन ऑल ओवर वो अविलंब की ओर झुकती जाती है, ऑल ओवर वो अविलंब की ओर झुकती जाती है। क्लियर है? जिससे क्या होगा, जो लगातार अपवर्तित होती हुई प्रकाश किरण, यानी कभी अविलंब से दूर हटेगी, कभी अविलंब के नज़दीक आएगी, यानी लगातार अपवर्तित होती हुई प्रकाश किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे झिलमिलाता हुआ प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करेगा। इस कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इस कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आपको क्या लिखना है, देखो, तारों से चलकर आने वाला प्रकाश किरण, देखो लिखना क्या है, सुनो। तारों से चलकर आने वाली प्रकाश किरण लगातार जैसे जैसे पृथ्वी की ओर पहुंचती है वैसे वैसे वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अतः वह अविलंब की ओर झुकती जाती है। ठीक है, इस कारण तारे की आभासी स्थिति है वो वास्तविक स्थिति के ऊपर बनती है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे सुनो, अब क्या लिखोगे, चूंकि वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व क्या है, अलग अलग है, इसलिए किरण तारों से चलकर आने वाली प्रकाश किरण निरंतर अपवर्तित होती हुई हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे झिलमिलाता हुआ प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जिससे तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। समझ में आया ना? डायग्राम जरूर बनाओगे। इस चैप्टर में डायग्राम है ना, उसका बहुत महत्व है। डायग्राम के बिना कुछ नहीं है, इसलिए डायग्राम आपको जरूर बनाने हैं, अन्यथा आगे आप समझदार हो। ठीक है, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। अब देखो, आगे बात करते हैं। अगली बात है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। अगला क्या है, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। देखिए, हेडिंग लानी है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, यानी सूर्य का उगने से पहले दिखाई देना, यानी सूर्य के उदय होने के पहले दिखाई देना, और सूर्य का अस्त होने के बाद में भी दिखाई देना। सूर्य के अस्त होने के बाद में भी दिखाई देना किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। कैसे होता है देखो,
फिर से अपनी प्यारी सी पृथ्वी बना रहा हूँ मैं। ये अपनी प्यारी सी क्या है, पृथ्वी है। सुनो, ये हो गया क्षितिज, ये क्या हो गया, क्षितिज। अब देखो, ये तो इस साइड में तो होता है पूर्व, पेपर बुक है ना, उसमें इस साइड में पूर्व होता है और इस साइड में क्या होता है, पश्चिम होता है। इस साइड में उत्तर मानते हैं और इस साइड में दक्षिण मानते हैं। अब सुनो, सूर्य उगने से पहले यानी सूर्य के उदय होने से पहले सूर्य क्षितिज के क्या होता है, नीचे होता है। सूर्य उदय होने के पहले कहाँ होता है, क्षितिज के नीचे होता है। ठीक है, ये लो, ये सूर्य है। अब यहाँ पर कोई प्रेक्षक खड़ा है, यहाँ पर कोई कौन खड़ा है, प्रेक्षक खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से कोई प्रेक्षक खड़ा है। क्लियर है। अब देखो, अब तारे वाली कंडीशन याद करो, आभासी स्थिति हमेशा वास्तविक स्थिति के ऊपर बनती है ना, तो वही बात है। और दूसरी बात है, लगातार अभिलंब की ओर झुकती हुई प्रकाश किरण प्रेक्षक तक पहुंचती है ना, तो सेम वही होगा। क्या हुआ कि सूर्य से चलकर आने वाली प्रकाश किरण लगातार अभिलंब की ओर झुकती हुई प्रेक्षक तक पहुंचेगी, जिससे इसकी इमेजिनरी पोजीशन है ना, वो रियल पोजीशन के क्या बनेगी, ऊपर बनेगी। इससे इसकी इमेजिनरी पोजीशन है वो रियल पोजीशन के ऊपर बनेगी, जिससे तारा हमें उगने, सूर्य है वो हमें उदय होने से पहले ही दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा, जब सूर्य अस्त हो जाता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य अस्त हो गया। अब इससे चलकर जाने वाली प्रकाश किरण, इससे चलकर जाने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, इससे चलकर जाने वाली प्रकाश किरण लगातार अभिलंब की ओर झुकती हुई हम तक पहुंचेगी, जिससे इसकी आभासी स्थिति है वो वास्तविक स्थिति के ऊपर बनेगी और हमें सूर्य छिपने के बाद यानी अस्त होने के बाद भी दिखाई देता रहेगा। ऐसा होता है 2 मिनट के लिए। ऐसा कितने मिनट के लिए होता है, 2 मिनट के लिए होता है। ठीक है। और यहाँ भी कितने मिनट के लिए होता है, 2 मिनट के लिए होता है। तो ऑल ओवर दिन के समय में 4 मिनट की क्या हो जाती है, वर्दी हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, इसलिए दिन ऑल ओवर इसमें कितने मिनट की वर्दी हो जाती है, 4 मिनट की वर्दी हो जाती है। यानी कहा क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य उदय होने से पहले ही, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य उदय होने के 2 मिनट पहले तथा अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है, जिससे दिन के समय में 4 मिनट की वर्दी हो जाती है। जितना करवाया है उसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट दे लो, हल्का सा समझ जाओगे आप लोग। ले लिया क्या? हाँ, स्क्रीनशॉट दे लीजिए इसका। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आगे वाले पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बना लिया क्या? अब देखो आगे बात करते हैं अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। हेडिंग लाइए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसकी बात कर रहे हैं अपन? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात कर रहे हैं। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, सुनो ध्यान से सुनो। इसके लिए शर्त है कि प्रकाश है ना, प्रकाश सघन माध्यम से विकिरण माध्यम में जाना चाहिए।
प्रकाश है वो कहाँ जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। अर्थात जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो देखिए क्या होगा। ये तो मैंने मान लिया माध्यम फर्स्ट, कांच मान लिया, और ये मैंने माध्यम सेकंड, हवा मान ली। ठीक है, अब सुनो, अब प्रकाश है ना वो कांच से, प्रकाश है वो कांच से हवा में जा रहा है तो वह अविलंब से दूर हटेगा ना, तो वह अविलंब से दूर हटेगा। अब प्रकाश है वो कांच से कहाँ जा रहा है, हवा में जा रहा है तो वह अविलंब से दूर हटेगा, अविलंब से दूर हटेगा। क्लियर है? अब देखो आगे सुनो, अविलंब से दूर हटेगा, ये अविलंब हो गया यहाँ पर। अब देखिए जैसे जैसे अपन आपतन कोण को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे अपन आपतन कोण को बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे अपन आपतन कोण को बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाएगा। अब आपतन कोण की एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आपतन कोण के लिए एक ऐसी कंडीशन आएगी, यानी एक ऐसा आपतन कोण आएगा जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री हो। कितना हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ पे ये कोण है। ठीक है, तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण समकोण हो या 90 डिग्री हो उसे अपन क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण है वो समकोण हो, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो उसे अपन क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। ठीक है, अब यदि आपतन कोण से अधिक, क्रांतिक कोण से अधिक कोण, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर कोई प्रकाश किरण को आपतित किया जाए, यदि क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर किसी प्रकाश किरण को आपतित किया जाए तो प्रकाश किरण पहले माध्यम में वापस लौट आती है, तो प्रकाश किरण पहले माध्यम में वापस लौट आती है। ठीक है, यदि किसी प्रकाश किरण को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित किया जाए तो वह पहले माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ गए ना? हाँ, इसका अपवर्तन होने की बजाय क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो गया ये, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो आगे, स्क्रीनशॉट दीजिए इसका, लिखना क्या है वो सुन लीजिए कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सुन लो, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हटती है। ठीक है, अब यदि जैसे जैसे अपन आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। अब आपतन कोण का एक मान हमें ऐसा प्राप्त होगा जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान समकोण हो, तो आपतन कोण का वह मान क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण किसे कहेंगे, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलेंगे। अब जैसे ही प्रकाश किरण को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर डालते हैं प्रकाश, तो जैसे ही अब अपन प्रकाश किरण को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर डालते हैं तो प्रकाश किरण पहले माध्यम में वापस लौट आती है। इसे अपन बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो एक अच्छे से, हो गया। ओके, अब देखो आगे, अब बात करते हैं अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं।
ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं। 3 घटनाएं हैं मुख्य रूप से 3 घटनाएं हैं जिनका हम बारंबार जिक्र करते हैं। ठीक है, इसमें पहला है हीरे का चमकना। पहला क्या है? हीरे का चमकना। पहला क्या है? हीरे का चमकना। अब बात करते हैं दूसरे का। दूसरा क्या है? मृग मरीचिका। दूसरा क्या है? मृग मरीचिका। और तीसरा है प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर। देखो आगे बात करते हैं हीरे का चमकना की। अब बात करते हैं अपन हीरे की चमक की, कि हीरा है वो किस प्रकार से चमकता है, कैसे चमकता है। देखो हीरे की चमक है ना, उसकी कटाई पर निर्भर करती है। इसीलिए मूवियों में आपने डायलॉग सुना होगा कि इस हीरे को मैंने तराशा है, इस हीरे को मैंने तराशा है। इस प्रकार के कई फिल्मी बातें होती है मूवीज़ के अंदर। तो यानी हीरे की चमक है ना, वो उसकी कटाई पर निर्भर करती है। हीरे की चमक किस पर निर्भर करती है? उसकी कटाई पर निर्भर करती है। ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं हीरे को तराशना पड़ता है। ठीक है, हीरे को तराशना पड़ता है। हाँ, अब देखो हीरे की कटाई है ना इस प्रकार से की जाती है। हीरे की कटाई है ना, प्राकृतिक हीरा है ना वो ज़्यादा चमकदार नहीं होता, उसमें इतनी चमक नहीं होती। ठीक है, वो चमक बरकरार रखने के लिए उसकी कटाई करनी पड़ती है। उसकी क्या करनी पड़ती है? कटाई। देखो कैसे करते हैं, होता क्या है, देखो हीरे की कटाई इस प्रकार से की जाती है कि जब हीरे में कोई प्रकाश किरण प्रवेश कर जाए, हीरे में जब कोई प्रकाश किरण प्रवेश कर जाए तो वह हमेशा हीरे के अंदर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर टकराती है। ठीक है, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर टकराती है और वो कभी भी हीरे से बाहर नहीं निकलती, वो कभी भी हीरे से बाहर नहीं निकलती। दोबारा सुनो कि हीरे की कटाई इस प्रकार से की जाती है कि जब भी कोई प्रकाश किरण हीरे में प्रवेश कर जाती है तो वह हीरे के अंदर हमेशा क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर टकराती है, जिससे उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वह उस हीरे से बाहर नहीं निकल पाती। इस कारण हीरा है वो अंधेरे में भी चमकता रहता है। क्यों? क्योंकि हीरे में जो एक बार प्रकाश किरण प्रवेश कर गई ना, वो वापस बाहर नहीं निकलती। ठीक है, वो वापस बाहर नहीं निकलती। ठीक है, तो इस कारण हीरा चमकता है। तो हीरे की चमक का कारण क्या हो गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब दूसरा है मृग मरीचिका। अब दूसरा क्या है? मृग मरीचिका। दूसरा है मृग मरीचिका। देखो मृग मरीचिका किसे कहते हैं? ठीक है, मृग मरीचिका किसे कहते हैं? देखो आप लोग बस में तो चढ़े ही होंगे या गाड़ी में आगे की सीट पर बैठे हो, नॉर्मल सी बात है, या बाइक पे आपने सफ़र किया होगा कभी, तो आपने गौर की होगी कि गर्मियों के दिनों में विशेषकर जो रोड होती है ना, उस रोड पर हमें पानी दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में वहाँ पर पानी नहीं होता। हकीकत में वहाँ पर पानी नहीं होता। ठीक है, यानी पानी की आभासी स्थिति बनती है, ऐसा लगता है कि बहुत सारा पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो होता है नहीं वहाँ पे पानी। तो ये घटना है ना मृग मरीचिका कहलाती है। ये घटना क्या कहलाती है? मृग मरीचिका। उसके अलावा जो रेगिस्तान होते हैं ना, जो रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान में भी इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। ठीक है, यानी रेगिस्तान के अंदर आप आराम से रेगिस्तान में जा रहे हो तो सोच कर देखो आपको कितनी भयंकर प्यास लगेगी और आपको दिखाई देगा मृग मरीचिका, और मृग मरीचिका के अंदर आपको कितना पानी दिखेगा कि आपका मन करेगा इस गर्मी के अंदर इस पानी के अंदर नहाया जाए। लेकिन जैसे ही नहाने के लिए आप कूदोगे तो आपका मुँह सीधा रेत के अंदर जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? कारण क्या होता है? देखो सुनो मृग मरीचिका में क्या होता है। मृग मरीचिका में देखो मैं बताऊं क्या होता है। ये पृथ्वी है। अब गर्मियों में गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है तो पृथ्वी के नज़दीक का भाग ज़्यादा गर्म होता है। पृथ्वी के नज़दीक का भाग ज़्यादा गर्म होता है, समझ गए ना? पृथ्वी के नज़दीक का भाग ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ से हवा गर्म होकर थोड़ी ऊपर उड़ जाती है, तो यहाँ पे हवा ज़्यादा हो जाती है और पृथ्वी के तल के नज़दीक है ना, वो हवा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है
पृथ्वी तल के नज़दीक है हवा, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पृथ्वी तल के नज़दीक हवा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो, अब होगा क्या, जब हवा कम हो जाएगी तो प्रकाश किरण आएगी, वो किस माध्यम से, किस माध्यम से आएगी। अब ऊपर हवा ज़्यादा है तो सघन माध्यम से किस में जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी, तो वह अविलंब से दूर हटती हुई जाएगी, तो वह विलंब से दूर हटती हुई जाएगी। ठीक है, अब होगा क्या कि कई बार वो क्रांति कोण वाली कंडीशन बन जाती है, जिससे प्रकाश किरण क्रांति कोण से अधिक कोण पर जाती है ना, तो वो यहाँ से टकराकर वापस आपकी आंखों तक पहुँचती है। ठीक है, वापस आपकी आंखों तक पहुँचती है, जिससे आपकी आंखों में परावर्तन यानी चिलकोपड़सी, पड़को, ठीक है, जिससे आपको पानी जैसी कंडीशन यहाँ पर दिखाई देगी, जिससे आपको पानी जैसी कंडीशन यहाँ पर दिखाई देगी। इसे क्या बोलते हैं, मृग मरीचिका बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मृग मरीचिका। क्लियर है, हाँ, तो ये हो गई जी मृग मरीचिका। अब देखो आगे एक और होता है ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु। देखो प्रकाशिक तंतु क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल सा है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु के अंदर देखो, प्रकाशिक तंतु है ना, कुछ इस प्रकार से बनाया होता है। प्रकाशिक तंतु कुछ इस प्रकार से बनाया होता है कि इसके अंदर बहुत दूरी तक अगर रेडिएशन भेजनी है ना, तो उसे क्रांति कोण से अधिक कोण पर डालते हैं, जिससे वो लगातार बिना ऊर्जा में हानि किए बहुत ज़्यादा दूरी तय कर सकती है। ठीक है, यानी क्रांति कोण से अधिक कोण पर डालकर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे ये बिना ऊर्जा हानि के लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती हुई बहुत ज़्यादा दूरी तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये क्या थी, अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं थी। बाकी अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।